हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है ना। ये काफ़ी सारे कमेंट आ चुके थे इसके ऊपर कि फिलिप्स कर्व के ऊपर एक वीडियो लेके आओ। ठीक है, तो मैं इसको देखो दो पार्ट में इस वीडियो को करने वाला हूँ। कितने पार्ट में? दो पार्ट में मैं इस वीडियो को करवाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा। ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 1 है हमारा, देन इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगा। क्लियर है? कोशिश की है आपको इतना कंटेंट मैं दे दूंगा कि आप पेपर में ये क्वेश्चन, देखो कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है एक तरीके से, तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली अटेंड कर सको। ये मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, इतना बड़ा इतना कंटेंट हम आपको दे दूंगा। ठीक है ना। दूसरा, इन्फ्लेशन के ऊपर, एक इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको पता ही होगा। और ISLM कर्व की न्यू वीडियो, देखो पुरानी भी है नई भी है, तो पुरानी वाली पे मत जाना, नई वीडियो को आप देख सकते हो। ISLM कर्व की जो है ना, जो है तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अभी हम बात कर लेते हैं फिलिप्स वक्र के बारे में। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में एक समान। तो स्टार्ट करें इसको। चलो एक नया स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको AW फिलिप्स, जिसको इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हो, AW फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट बिल्कुल इजी सा पॉइंट है कि इसको AW फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं पहला पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, फिलिप्स वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मतलब तो रोजगार होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जिसमें वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी महंगी हो जाती है चीजें। ठीक है ना। इसकी मैं डेफिनेशन कवर करूंगा पार्ट नंबर 2 में अच्छे से। ठीक है ना, कि मुद्रास्फीति अगर जिसको नहीं पता है तो, वैसे सबको पता होता है मुद्रास्फीति के बारे में, और इसके ऊपर मैंने कहा था एक लेक्चर डला हुआ है ऑलरेडी अपलोडेड, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है ना। तो उसने बोला फिलिप्स वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दरों के बीच संबंध को बताने वाला वक्र है। यानी ये इनके बीच में रिलेशन को बताता है। किसके बीच में? एक तो आपका बेरोजगारी और दूसरा मुद्रास्फीति। बात समझ आ गया ना। तो दो पॉइंट को यहीं पे याद करवा दूंगा, बार बार रट्टा लगवा करके, इसी पे बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि इसको AW फिलिप्स यानी AW फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया है। पॉइंट नंबर 2, ये क्या करता है, फिलिप्स वक्र क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध बताने वाला वक्र है। यानी इन दोनों के बीच में क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। आगे इस वक्र के अनुसार या इस कर्व के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच उल्टा यानी विपरीत संबंध होता है, व्युत्क्रम होता है, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उसने बोला इसके अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच कैसा संबंध देखने को मिलेगा, उल्टा संबंध देखने को मिलेगा। इसको विपरीत बोल सकते हो, ऋणात्मक बोल सकते हो। क्लियर हो गया? यानी अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने पर, अगर आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम हो जाती है, और यानी मुद्रास्फीति के बढ़ने पर बेरोजगारी कम हो जाती है, और इसके विपरीत मुद्रास्फीति के कम होने पर, अगर मुद्रास्फीति कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। यानी अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो मुद्रास्फीति की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और बेरोजगारी दर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बेरोजगारी आपके लिए कम हो जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जो है वो कम हो जाती है। और मुद्रास्फीति के कम होने पर, अगर ये कम हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी, ये अधिक हो जाएगी। बात समझ गए? तो आप इसको कम अधिक लिख सकते हो। जैसे ये अधिक है, अगर ये बढ़ रहा है अधिक है, ठीक है ना, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये साइन सिंबल्स याद ना, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा। ठीक है, सिंबल समझ में आ गया। उसके बाद यानी क्या बता रहा है, ये व्युत्क्रम उल्टा बोल सकते हो, विपरीत बोल सकते हो, ऋणात्मक संबंध को बता रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया क्या बोलने वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या फिलिप्स कर्व की बात करी। जो फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र जो होता है उसको AW फिलिप्स द्वारा विकसित किया गया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट और मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दरों के बीच संबंध को बताने वाला वक्र है। पॉइंट नंबर 3, इसके अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की जो दरें हैं उनके बीच में उल्टा यानी विपरीत संबंध देखने को मिलता है, ये बोल रहे हैं। आगे से बोला अर्थात अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, और मुद्रास्फीति अगर आपकी कम हो रही है, इसका रेट गिर रहा है, तो उसका मतलब बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करिए यहां तक। अब आगे देखिए फटाफट से,
इसमें अगला क्या है कि देखो बेरोजगारी दर, जो आपने बेरोजगारी दर की बात करी और मुद्रास्फीति की बात करी, ठीक है, तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच में जो विपरीत संबंध है, जिसको व्युत्क्रम मैंने लिखा है, विपरीत लिखना आप, ठीक है ना, तो इनके बीच जो विपरीत संबंध को ग्राफ पेपर पर, यानी जो बेरोजगारी दर है, जो मुद्रास्फीति है, इनके बीच में जो विपरीत संबंध है ना, इसको ग्राफ पेपर पर दर्शाने को या प्रदर्शित जब आप करते हो, दिखाते हो, ठीक है ना, तो उससे जिस वक्र का निर्माण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, फिलिप्स वक्र कहते हैं। समझ आ गया? तो बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने को ही फिलिप्स वक्र कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब अच्छा खासा कंटेंट बिल्कुल आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन स्मूथ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और जहां तक है मुझे लग रहा है आपको समझ में आ भी रहा होगा। डन। देन उसके बाद ये लाइन मैंने रिपीट करी है, ये इसलिए लिखिए, कई बार पेपर में आता है कि इनके बीच में ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है, ये नहीं होती, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इस वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी जो है, जिनकी हम बार बार बात करने पे लगे, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, के बीच ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है। तो पेपर में आएगा क्या ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है, तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है, ये बताया गया था फिलिप्स वक्र में, ठीक है ना। ट्रेड ऑफ की स्थिति होती है जिसमें क्या, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा होगा, तो उसे कहते हैं ट्रेड ऑफ की स्थिति। समझ में आ गया? जैसे पढ़ते थे कि चाय कॉफी एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तु है, बट बीच में अवसर लागत भी तो आ रही है ना। अवसर लागत में तो पड़ा हुआ नहीं है कि अगर एक चीज पानी है दूसरी चीज खोनी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ी है ना। क्यों? अगर मान लो चाय की कीमतें ज्यादा हो रही है तो लोग चाय पियेंगे ही नहीं, तो किसकी तरफ जाएंगे, कॉफी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है जहां पे एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। समझ में आ गया? ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें तो आपने अवसर लागत पढ़ा हुआ है बचपन में, यानी अपने इकोनॉमिक्स में अवसर लागत पढ़ा हुआ है, और जगह जगह और जगह भी पढ़ा होगा जहां पे अवसर लागत का मतलब बताया गया था कि अगर आपको कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करना तो दूसरे अल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ता है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि ये ट्रेड ऑफ की स्थिति की बता रहा है कि अगर आप एक को बढ़ाते हो तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरे को कम करते हो तो पहला क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? इसी को ट्रेड ऑफ कहते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका कर्व कैसे बनेगा। देखो उस तरफ मुद्रास्फीति की दर मैंने लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बेरोजगारी दर की बात करी है। इधर जीरो आ गया, इधर एक्स एक्सिस, यह है आपका वाई एक्सिस। कर्व कैसे बनेगा आपका, जैसा आपने इंडिफरेंस कर्व बनाया था, लगभग सेम वही कॉन्सेप्ट है। तटस्थ वक्र बनाया होगा आपने कभी इकोनॉमिक्स में, तो इस तरह का आपका कर्व बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं कोई सा भी, ठीक है, इस तरह से मैंने इस पॉइंट को, ठीक, मेरे पास स्केल नहीं है तो डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, बट आपका स्केल होगा बच्चे, ठीक है ना। तो मैंने इसको इन्फ्लेशन को सपोज करो मैं इसको आई मान लेता हूं और मैं इसको यू से बताता हूं, ठीक है। बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को यू से और इन्फ्लेशन को आई से बोल रहा हूं मैं। तो मैंने सपोज करो मैंने इसको आई लिखा तो ये यू हो गया। बात समझ आ गया ना। देन अब मैं इसको चेंज करता हूं, सपोज करो मैं एक बार इन्फ्लेशन करके देखता हूं, देखो बढ़ा के देखता हूं। जैसे जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुआ, यानी इसको मैंने I1 कर दिया, तो उसको अगर मैं ध्यान से देखूं, उसको डॉट डॉट करके नीचे लेकर आऊं, तो ये U1 ये पीछे की ओर आ जाएगा। यानी जब आप इन्फ्लेशन होता है तो बेरोजगारी कम हो जाती है। देखो प्रूव हो गया ना, ठीक है। दूसरा, एक बार जरा इन्फ्लेशन कम करके देखो, यानी इन्फ्लेशन नहीं है आपकी इकोनॉमी में मान लो, तो जब इन्फ्लेशन नहीं है तो ये I2 जब नीचे करा मैंने तो ये बढ़ गया। तो देखो विपरीत संबंध है ना। देखो पहले मैंने एक नॉर्मल लाइन बना दी और उसके बाद मैंने बोला कि जब मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो गया था, कम हो गया था, देखो, और जब कम किया तो ये आगे तरफ बढ़ गया। तो यही आपका कर्व है। पहले तो बात समझ में आ गया, कर्व भी समझ में आ गया, ये कर्व था, ये पॉइंट्स थे आपके, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको तकरीबन 1 से लेकर 1.5 पेज का कंटेंट मैंने आपको दे दिया है। बात समझ आ गया ना। फटाफट से नोट डाउन करिए इसको भी। अब आगे देखिए जरा, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि वर्ष 1960 तक, या ये बोलो वर्ष 1960 के दशक तक, ठीक है ना, यानी जो 1960 का जो यानी जो 60s गया था, ठीक है ना, तो उस दशक में क्या हुआ था ये बोल लो। चाहे तो वर्ष 1960 में या वहां तक जो था ये माना जाता था, ये माना गया कि यदि फिस्कल स्टिमुलस होता है, ठीक है, यानी राजकोषीय प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना, प्रेरणा मिलती है, तो देखो वर्ड क्या लिखे हुए हैं कि 1960 के दशक तक लिख लो या 1960 के आसपास से वहां तक ये देखा गया, उनके जो आसपास था ना, ये देखा गया था, ये माना गया था कि यदि फिस्कल स्टिमुलस होता है, यानी राजकोषीय प्रोत्साहन, राजकोषीय आपने पढ़ा था, राजकोषीय सरकार के लिए लगाया जाता है। जैसे हम बोलते थे ना राजकोषीय नीति, तो सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को, सरकार की
आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूं तो यही है, ठीक है ना। तो ये राजकोषीय सरकार की बात करते हैं, यानी इसका राजकोषीय प्रोत्साहन अगर मिल रहा है, राजकोषीय प्रोत्साहन अगर हो रहा है, तो ऐसे केस में सबसे पहले समग्र मांग, यानी जिसको आप कुल मांग भी बोलते हो, समस्त मांग भी बोलते हो, सामूहिक मांग भी बोलते हो, तो समग्र मांग आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात को समझो कि इसका मतलब अगर मान लो आपका जो इकोनॉमी है उसमें अगर मान लो कि राजकोषीय प्रोत्साहन मिल रहा है, यानी थोड़ा ग्रोथ के चांसेस लग रहे हैं, तो जब भी ग्रोथ एंड ऑल होगा तो ऐसे केस में समग्र मांग आपकी बढ़ जाती है। जब भी राजकोषीय यानी सरकार के द्वारा पहल की जाती है, तो सरकार क्यों करेगी, सरकार मांग बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो भाई मजदूरों की मांग होगी मार्केट में, तो श्रम की मांग है ना, जो लेबर डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। बात को समझो, इकोनॉमी में कोशिश की जाएगी बूस्ट लाने की, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या किया था, सबसे पहले ग्रोथ को लाने के लिए, देखो जब ग्रोथ लाने की कोशिश की जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड आपकी हाई होती है, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। और जब एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ जाएगा, यानी समग्र मांग आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो श्रम की मांग यानी लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में। तो फिर जो आपका बेरोजगारी का जो पूल था, यानी जो नंबर ऑफ जो अनएम्प्लॉयड जो लोग थे बहुत सारे थे, पूरा है ना भर भर के भरे पड़े थे, तो जो बेरोजगारी का जो पूल था, ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। बात को समझो ना, बेरोजगारी लोगों का बहुत बड़ा गठन टाइप का बना पड़ा था, है ना, बहुत मतलब भर भर के नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन थे। अब उनको काम मिलने लग जाएगा, तो इसका मतलब जो बेरोजगारी का जो पूल है धीरे धीरे जो पहले ज्यादा था अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात को समझना, सबसे पहले क्या की जाएगी, समग्र मांग को बढ़ाया जाएगा। तो आप पेपर में लिखना है, इसके अंतर्गत सबसे पहले ये माना गया कि अगर मान लो राजकोषीय प्रोत्साहन मिलता है, सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होता है, तो ऐसे केस में सबसे पहले समग्र मांग मान लो समग्र मांग को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, समग्र मांग को बढ़ाया जाएगा। जैसे समग्र मांग बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो श्रम की जो मांग है, लेबर की जो डिमांड है वो मार्केट में पैदा होने लग जाएगी। अब लेबर की डिमांड पैदा होगी तो जो बेरोजगारी का जो पूल था, बेरोजगारी पूल मतलब जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो पर्सन थे, वो पूल जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्लियर है। अब कंपनी क्या सोचेगी, जो कि उनको कुशल, अब इतने सारे श्रमिक बेरोजगार पड़े हुए हैं, बात को समझो, तो आप कौन से उठाओगे, जो कुशल श्रमिक होंगे, यानी कुशल और जो अच्छे श्रमिक है, ठीक है ना, उन श्रमिकों को पाने के लिए मजदूरी वेतन क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कि जिनको ये आता है उनको हम इतना अच्छा वेतन देंगे। तो कोशिश की जाएगी कि कुशल श्रमिक यानी अच्छे श्रमिकों को पाने के लिए मजदूरी वेतन बढ़ा दिया जाएगा। और जब मजदूरी वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो कंपनी के लिए या जो फर्म के लिए जो मजदूरी जो लागत हो जाएगी, यानी वेज कॉस्ट जो आएगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। अब कंपनी की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई बताओ ना, अगर आपको कुशल व्यक्ति चाहिए, आप उसके लिए वेज देने को तैयार हो बढ़िया, तो आपको बढ़िया बंदे मिल जाएंगे, क्योंकि कम पे तो आपको बतेरे लोग भरे पड़े हैं, सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे वर्क उठाने के लिए उनको अच्छा वेजेस दोगे। जब अच्छा वेजेस दोगे तो आपके ऊपर बर्डन भी तो पड़ेगा, अब कहां से लाओगे पैसा, तो इसका मतलब आपकी वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। और वेज कॉस्ट को निपटाने का एक ही तरीका पड़ा है, वो है कि जो आप गुड्स एंड सर्विस आप बना रहे हो ना, या जो रेंडर कर रहे हो आप सर्विस के लिए, रेंडर प्रोड्यूस प्रदान करना, सर्विस के लिए क्या लगता है वर्ड, प्रदान करना। तो जो गुड्स बना रहे हो या सर्विस जो आप दे रहे हो, प्रदान कर रहे हो, उनकी कीमतें आप क्या कर दोगे, जिसके लिए वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। अब आपने अल्टीमेटली क्या कर दिया, जो कस्टमर थे, जो कंज्यूमर थे, उसके ऊपर बर्डन डाल दिया। अब गुड्स एंड सर्विस की कीमतें हाई हो गई तो उसको तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन है क्या, वस्तु और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना, तो बढ़ तो गया। और जब ये बढ़ा तो सबको काम भी मिलने लग गया धीरे धीरे, तो काम मिलने लग गया तो इसका मतलब जो बेरोजगारी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो बेरोजगारी कम जब इन्फ्लेशन बढ़ा, ये तो हम पूरा अल्टीमेट देखो शुरू से लेकर एंड तक क्लास में चल के रहा है कि जब इन्फ्लेशन आएगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, और जब इन्फ्लेशन नहीं होगा, कम होने लग जाएगा, डिफ्लेशन आएगा, है ना, तो बेरोजगारी इस टाइम पे बढ़ जाएगी। ये सिखाया जा रहा है अल्टीमेटली, ये वो प्रोसेस थी, ठीक है। तो उसको आप अपनी तरह से, हमने ये एरो लगाया था, एरो का मतलब बढ़ना ये घटना, ऐसे बढ़ना, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो बना के, है ना। होप्स आपको पहला पार्ट ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको पार्ट 2 में भी बात करूंगा, टेंशन मतलब पूरी वीडियो जितना मेरे से हो सकता है ना, कि जो कमेंट्स के कारण मुझे बनानी पड़ रही है वीडियो, ठीक है, मैंने इसके लिए थोड़ा स्टडी किया था, तो जितना हो सके मैं आपको दूंगा कंटेंट, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में निपटा दूंगा इसके बारे में, जिसमें मैं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों की बात करूंगा, जो कि अक्सर नहीं मिलता कहीं भी, यूट्यूब चैनल्स में नहीं मिलता ना, तो वो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके लिख देना कि आपको हमें ये समझ में आ चुका है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।